आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू हुआ, वो कैसे शुरू किया? तो वहाँ पे तारिक महराज साहब थे। उन्होंने कहा यार ये क्या रेडियो करता है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो लाहौर से आया, रियाज से। यार ਅਸੀਂ ड्रामा शुरू कर रहे हैं ਤੇ ਇਹਨੂੰ लेते हैं, कास्ट करा। तो आपको अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला? होता ये है कि मेरा नाम जाता है तो फिर वहाँ से वो हटा दिया जाता है। ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं है। कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही, लोग यहाँ के सेटल होते थे, वो इंडस्ट्री क्यों खत्म हुई? अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जितने भी डायरेक्टर थे उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आगे चल के डायरेक्टर बन सके। सर हमारे माशरे में बगाड़ बहुत पैदा हुआ, क्या समझते हैं इसका क्या हल होना चाहिए? सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं रखेंगे तो फिर तो बिगाड़ की तरफ ही जाएंगे ना वो लोग। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਫੀ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਸਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, मेरा ख्याल है कि उनका वो अपना इंट्रोडक्शन खुद है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है मैन विद 1000 फेसेस। मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो पाकिस्तान की एक्टिंग में, मीडिया में, ड्रामों में और फिल्मों में इनसे बेहतर करेक्टर एक्टिंग करने वाला शायद ही कोई आया हो या हो। मैं मेरे नज़र में अगर क्रॉस द बॉर्डर जाए तो शायद ये नसीरुद्दीन शाह के साथ हमारा अगर कंपैरिजन करते हैं तो यही एक हमारा फेस है जो कि उस लेवल की एक्टिंग करता है। इन्होंने जितने किरदार निभाए, एक डिवर्सिफाई 100%, एक रोल दूसरे का मैच ही नहीं करता था। इट इज सो फिनोमिनल कि इतनी वर्सटिलिटी इनके पास है और मैं समझता हूँ कि हम अभी भी इनकी पूरी कदर नहीं कर रहे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ नई रजा साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज टाइम निकाला। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज नहीं, 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 इतने मसरूफियत के साथ आपने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास आने की एक वजह ये है कि डॉक्टर जो रज़ाक तौसीफ साहब है वो बड़े भाइयों की तरह है। आप लोग चैरिटी का हॉस्पिटल चलाते हैं, इतना नेक काम करते हैं, तो हम अगर आपके पास आ जाएंगे तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप हमसे बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अप्रिसिएशन। वंस अगेन आपको अगेन वेलकम करूंगा। थैंक यू। और हमारे चैनल का जो मकसद है जी कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं, काफ़ी सारे बच्चे बहुत तेज़ अपना सफ़र शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बीच में थक जाते हैं या हार मान लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन बच्चों को ये पैगाम कि हार नहीं मानना, थकना नहीं है और चलते रहना है। अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं मंजिल पहुंचा देता है। अगर उस मंजिल पे ना पहुंचे तो कहीं और पे बंदा अल्लाह मियाँ पहुंचा देता है। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है सर कि हम जो चूंकि ये ज़्यादातर तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं ना उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़े लोगों के बच्चों को तो माँ बाप प्रॉपर वे में एक साइड पे लगा देते हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने फलां बनना है, तूने ढीक बनना है। वो पढ़ते हैं और वो बन जाते हैं। मिडिल क्लास बच्चा जो है वो अगर एक फैमिली में 10 बहन भाई पैदा हो गए तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। वो तो बेचारा इसी उसमें अजाब में रहेगा कि यार मेरे इतने बहन भाई हैं और मुझे कमाना है। तो वो बहुत छोटी एज में कमाना शुरू कर देता है। उसकी जो उमंग है या उसकी जो अप्रोच है, जो सोच है, वो वहां तक उड़ान जा ही उड़ान नहीं सकता। उड़ान जो उसकी है। जो उसने उड़ान लेनी है वो पहले ही ड्रॉप हो जाती है। तो वो बेचारा जिगजैग रहता है। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो इन सारे मसाइल के में गिरफ्तार होते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, उनके रास्ते में बहुत से मसाइल आते हैं। पहली बात तो ये है कि तरक्की करने से पीछे नहीं हटना। सोच को जितना पॉजिटिव आप रखेंगे आप उतनी तरक्की करेंगे। अगर आपकी सोच में कहीं भी माइनर सा भी प्रॉब्लम आएगा या बदनीति आ गई या शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया आपने तो लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट। जो शॉर्टकट करता है फिर वो शॉर्ट ही हो जाता है। आई एग्री 100%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सर हम अब पूछना चाहेंगे आपकी जिंदगी का सफर जो शुरू हुआ वो कैसे शुरू किया एंड देन यू केम इनटू इंडस्ट्री, वो कैसे सब शुरू हुआ? सर ये मेरा ख्याल है हर एक को पता चल चुका है कि मैं चूंकि कोयटा से आप हैं। कोयटा से हूँ, लेकिन मैंने मैट्रिक लाहौर से की हुई है।
58D मेन मार्केट गुलबर्ग में मैं हम लोग रहे 10-11 साल। उसके बाद हम आ गए थे दरवाजा रोड पे। तो मैं था थोड़ा सा ना खामोश सा आदमी, और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या बनना है। कभी मैं क्रिकेट में खेलता था बड़ी अच्छी, अच्छा। कभी मैं कहता था मैं क्रिकेटर बनूंगा, कभी मैं समझता था मैं फौजी बनूंगा, कभी मुझे होता था पता नहीं क्या। लेकिन एक्टिंग का कहीं दूर दूर तक मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। हम्म। तो बाकी काम मैं करता रहता था। फिर लाहौर में रह के छोटी मोटी सेल्समैनी भी करता था इम्प्रूवमेंट के लिए कि यार जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या क्या करना है। तो फिर वालिद साहब की तबीयत जब खराब हुई कोयटा में, उनको अनजाना अटैक हुआ, तो फिर लाहौर छोड़ छाड़ के बैटरी की सनत लेके मैं फिर कोयटा चला गया। वहाँ एक छोटा सा शहर जहाँ आप अपने बड़े ख्वाब देखना भी आदमी समझता है कि यार इतने बड़े ख्वाब देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे। लेकिन हम्म। मैं जिंदगी में मैं इस तरह का आदमी हूँ, मैं किसी भी चीज के बारे में शोर नहीं मचाता, परेशान ज्यादा नहीं होता। मैं कहता हूँ वाह। कि मैंने ये अचीवमेंट करनी है, ये अचीव करूंगा, और मैं वो अचीव करने की कोशिश करता हूँ, लगा रहता हूँ उसमें। तो वहां से एक गारमेंट की दुकान थी, रफीक कंबो साहब हमारे भाइयों की तरह, वहां मैं जाके बात कर रहा था तो मेरी वोकल इस तरह थी, भारी आवाज अच्छी थी। तो वहां पे तारिक महाराज साहब थे, उन्होंने कहा हाई ये क्या रेडियो करता है? उन्होंने नहीं नहीं, ये तो लाहौर से आया है, रियाज, जो मेरे भाई जिंदा थे उनके वो दोस्त थे, उसका छोटा भाई है। तो यार इन्हों कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा हाँ लाहौर पढ़ते थे, इधर आया है, वालिद साहब की तबीयत खराब हुई। उन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ ड्रामा शुरू कर रहे हैं तो ਇਹਨੂੰ लेते ਇਹਨੂੰ कास्ट करा। तो उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। मैं अब ये था कि यार कोयटा में टाइम कैसे गुजारे, हम्म। कोई ऐसी वो चीज नहीं है, चार तो सड़कें हैं, उसके बाद कोयटा खत्म हो और जाता। रिक्रेशन कोई नहीं है ज्यादा। तो मैंने कहा चलो यार अगर जिंदगी में यही है कि घर आ गए हैं तो अब कमाना भी है, तो चलो कमाई शुरू करते हैं। तो फैमिली भी पालनी है, भाई का साथ भी देना है, तो वालिद साहब बीमार हो गए तो ये जरूरी काम करने। तो फिर मैंने वो गया, पहला ड्रामा मुझे, उस वक्त की बहुत ही बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी नजमा महबूब साहबा, उनके साथ मैं यंग टू ओल्ड कैरेक्टर में था। एक सरदार का रोल था जो उसको अगवा करके ले आता है, तो बाद में फिर उसकी बेटी के साथ भी वही होता है जो वो दूसरे की बेटी के साथ करता है। तो वो जब ड्रामा चला और उसके बाद कोयटा में ड्रामे शुरू हो गए, मुझे काम मिलने लग पड़ा, और उसके साथ मैंने एफए किया, बीए किया, फिर प्राइवेट एमए भी कर गया पॉलिटिकल साइंस में। फिर माशाल्लाह। मैंने एक गवर्नमेंट के इदारे में एक रिपोर्टिंग अफसर और प्रोटोकॉल अफसर के तौर पे जॉब भी की 9 साल। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर लाहौर में फिल्मों की ऑफर आ गई, मैं आ गया। तो जब पहले दिन आया तो मुझे 15 फिल्में साइन हुई। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई तनख्वाह पे लगे रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अब जो है ना, अब फैसला कर ले कि यहाँ आना है। तो फिर मैं सब ढूंढ ढूंढा के मैं निकल आया, और अल्लाह ने फिर बरकतें डाल दी यहाँ से, शुक्र उसकी जात का। और लगे हुए हैं, चूंकि सर अगर आप कहीं भी रुक जाएंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे बारे में लिखा जाता है कि अ मैन विद थाउजेंड फेसेस, जो रोल भी मैं करता हूँ अल्लाह उसको बहुत बड़ी लोगों में अल्लाह ने, बड़ी, अब इसमें कोई शक नहीं है सर। आप जो रोल करते हैं कमाल करते हैं। बस उसमें अल्लाह पजीरा ही दे देता है। तो यही कामयाबी है ना कि आपको लोग प्यार करते हैं, आपके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं है। फिर आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपके घर में कोई ऐसी शिकायत गई हो कि यार ये नशे ये या उल्टे सीधी हरकतें करता है, उससे भी बाज रहे। काम पे तवज्जो दी, बस काम, और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए फिर अल्लाह ने देखे ना कितनी खैर डाली आपके बस काम। ये है उसका शुक्र एक है। आपके एक भाई थे रियाज साहब। बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो बहुत ही उन्होंने एज अ सिंगर एज ए एक्टर एकदम बहुत नाम क्रिएट बनाया। बनाया फिर था। देन आई थिंक ही डाइड इन अर्ली एज। हाँ वो बस 38 उनकी एज थी, और उनका हार्ट फेल हुआ था, हार्ट फेल हो गया था उनका। और उस भाई के बाद तो फिर जिंदगी के जो थपेड़े मुझे पड़े हैं, और जो जिंदगी में जो मेहनतें और स्ट्रगल फिर मुझे करने को मिली, उसने मुझे बिल्कुल सीधा सा एक इंसान बना दिया कि मैं एक राइट सिम पे चलता रहा। उसने भटकने नहीं दिया, क्योंकि वो भाई ऐसा था, उसने जिंदगी में हमें हर फैसिलिटीज दी हुई थी। अच्छा पहनाता था, अच्छा खिलाता था, हम पढ़ते थे, हमें कोई वो नहीं थे कि काम करो या ना करो। लेकिन जब मैं माशाल्लाह शुरू हो गया काम करने पे, फिर मैं सबसे पहले अपने घर में कलर टीवी मैं लेके आया। फिर फ्रिज, कोयटा का मौसम ऐसा होता था कि उसमें तब जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सर्दी होती थी, फ्रिज की जरूरत नहीं होती थी, पंखे की जरूरत नहीं होती थी।
लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो फिर तो पंखे की भी ज़रूरत पड़ने लग पड़ी और फिर फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर मैं अपने घर में फ्रिज भी लाया, कलर टीवी भी लाया और जितनी हो सकती थी अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों की टूटी-फूटी खिदमत भी की। एक रिग्रेट ज़रूर मुझे है कि काश मैं अपनी माँ को और अपने वालिद साहब को हज या उम्रा करवा देता। वो लेकिन वो बस वक़्त, अल्लाह को मंजूर नहीं था। हाँ, वक़्त की धूल जो है ना, उसने ऐसा लपेटा मारा कि ये काम नहीं हो सका, बाकी काम सारे मुझसे हो गए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जो आपने नियत की है, अल्लाह आपको अजर भी उसका इंशाल्लाह ज़रूर देगा सर। तो आपके एक भाई उस्ताद सलामत अली साहब हैं। ये अच्छा उस्ताद है सलाम साहब। सलामत साहब, सर वो मेरा ख़्याल है ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान। हाँ जी, वो माशाल्लाह अमेरिकन हो चुके हैं, वहीं का ग्रीन कार्ड हो गया, वो वहाँ पे हैं, उनके बट सर माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहूँगा इतने अच्छे सिंगर, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान छोड़ के ही हैड टू सेटल इन अमेरिका? अच्छा, उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरे भाई ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने कभी कोई ऐसे बुरे से गाने-वाने नहीं गाए। वो नॉन कॉम्प्रोमाइज़र था, वो कहता था कि नहीं, मैं एक लेवल का काम करता हूँ और उसी लेवल का काम करूँगा, मेरे से ये नहीं होता, मीडियोक्रे काम नहीं होता। दूसरा, उनके माशाल्लाह जो सेकंड मतलब उनका जो पहला, दूसरा थी, चौथा बेटा जो था ना उनका, वो माशाल्लाह वो लोग जब अमेरिका गए तो भाभी के वहाँ वो बेटा पैदा हुआ, तो वो अमेरिकन ही था, सिटीज़न हो गए। सिटीज़न हो गया। यहाँ उनका बड़ा बेहतरीन सारा सिलसिला था, लेकिन वो जब 18 साल का हुआ तो उधर से कॉल आया कि हाँ जी, अमेरिकन है, क्या कर रहा है? वो टॉपर था अपनी क्लास में, हमेशा टॉप करता था। हाँ, फिर उसकी जब यहाँ से उसने ओ लेवल करने के बाद वो फिर चला गया अमेरिका में, तो उसने माशाल्लाह वहाँ पे भी टॉप किए। तो उसके बाद उसको ये था कि वो अपने माँ-बाप को बुला सकता है। तो फिर वो उसने मेरे भाई को और भाभी को बुला लिया और वहाँ माशाल्लाह आज वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। उसने वहाँ पे माशाल्लाह अमेरिकन फौजी की बेटी से शादी की हुई है अच्छा। और अब एक के घर में बड़ा भाई भी रह रहा है और उसका बेटा भी रह रहा है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? वर्थ इट। हाँ, हाँ जी। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा एक अलमिया है कि जो इंसान के काम में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, ये उसको ओल्ड समझ के, पुराना समझ के उससे कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं। जबकि पूरी दुनिया में जो आदमी उम्र का होता जाता है, प्रोग्रेस करता है, हाँ, उसके टैलेंट से फ़ायदा उठाया जाता बिल्कुल है या एक्सपीरियंस उसको से, घर बिठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से वो वहाँ सेट हैं, उनके बच्चे वहाँ सेट हैं, तो ठीक है माशाल्लाह। सर मैं एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा। आपने इतने रोल किए हैं और इतना वर्सटाइल आपकी एक्टिंग है कि मैं नहीं समझता पाकिस्तान में शायद आपसे पहले या बाद में शायद कोई एक आधा एक्टर, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट मैंने नहीं देखा, मेरे मुशाहिदे में नहीं है। तो आपको अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला? आई थिंक कि आप मोस्ट डिजर्विंग इस के हैं। तो इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? वही वही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना कि अब मसला ये होता है कि ऐसे-ऐसे लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाता है कि आदमी घंटों बैठ के सोच रहा होता है, यार ये इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, तो मैंने क्या बिगाड़ दिया कि मुझे नहीं देते? होता ये है कि मेरा नाम जाता है, फिर वहाँ से वो हटा दिया जाता है। ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई। मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि अगर काम पे मिलता है तो फिर तो मिल जाना चाहिए। नहीं, फिर अब मिल नहीं जाना चाहिए, फिर तो 2 3 दफ़ा मिल जाना चाहिए। 3-4 दफ़ा मिल मैं जाना चाहिए। मेरी इस प्रोग्राम की वसातत से मेरे अपने ओहदेदारान को अगर कोई सुन रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है, हमारे पास ये हीरा, ये टैलेंट मौजूद है, प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, इनको जितनी एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है प्लीज़ दें। इस तरह के एक्टर्स और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो कि पाकिस्तान को ग्लोबली प्रेज़ेंट कर सकें, इनको प्लीज़ इनके हक़ से ये हक़ है इनका। प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनको हर चैनल पे ये इनको उठाया जाए और ये इनको ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। अपील है हमारी, एक रिक्वेस्ट है। सर, थैंक यू। एक और सवाल मेरे ज़हन में है कि लाहौर में फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। लाहौर से ये एक बहुत बड़ा सेटअप था लाहौर, लोग यहाँ आके सेटल होते थे। वो इंडस्ट्री क्यों ख़त्म हो? देखिए सर, होता हुआ ये था कि जैसे स्टार्ट हुई, तो हमारे पुराने बहुत अच्छे जो डायरेक्टर थे, वो अपने असिस्टेंट्स को
सिखाते थे और उनको आगे डायरेक्टर बनाते थे। मुझे कई जो किसी के असिस्टेंट से वो आगे बन गए, डायरेक्टर बन गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जितने भी डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आगे चल के डायरेक्टर बन सके। हम्म, जब आपने आगे बढ़ाना बंद कर दिया और आपने कहा बस मैं ही करता रहूँगा, बुड्ढा हो गया, जो भी हो गया, मेरी थॉट, मेरे सोच एक जगह पे रुक भी गए, उसके बावजूद भी वो लगे रहे और उन्होंने अपने लोगों को अपने लोगों की तैयार नहीं की। तैयार नहीं की। होता ये था कि जैसे मैंने राज कपूर साहब का एक दफ़ा सुना, उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने ये तय किया कि हम इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा कारोबार बना देंगे कि इसमें जो भी आएगा वो इज़्ज़त की रोटी कमा सकेगा। और वो बन गया। और वो बन गया, वो आज है। पूरी दुनिया में उनकी फ़िल्में चलती हैं। इसमें कोई शक नहीं। अब हमारे यहाँ ये हुआ कि जी इस रोज़गार को तो पसंद ही नहीं किया जाता। अपने घर में बैठ के आप हमारे ड्रामे, हमारी फ़िल्में तो देखते हैं, लेकिन आप हमें वो इज़्ज़त और वो एहतराम। एहतराम नहीं देते। तो यही प्रॉब्लम हुई कि वो जो हमारे डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने नए लोगों पे हाथ ही नहीं रखा कि वो आगे चल के इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। अब आपने जो सवाल किया कि देखो जी स्टूडियो बंद, मुझे मेरी आँखों में आँसू आ गए जब मुझे पता चला, जब मैंने देखा कि जी एवेन्यू स्टूडियो जो है, बिक रहा। वो नहीं सॉरी शाहनूर स्टूडियो जो है, हाँ, जी, जी, जी। वो एक सोसाइटी में मुंतकिल हो गया। वहाँ अल्लाह पे अकबर, सोसाइटी बन गई अल्लाह है, अकबर। घरों की। तो मैं बैठा सोच रहा था, मैं कहा यार शौकत हुसैन साहब ने कितनी मेहनत से ये बनाया होगा। वो किस तरह उन्होंने आर्ट के लिए ये सारा कुछ किया और बेड़े गर्क हो गए उस आर्ट के। इसी तरह अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि बारी स्टूडियो बिक रहा है। अरे यार मैंने कहा बारी मलिक साहब कब्र में लेटे हुए क्या सोच रहे एक होंगे दफा तड़प गए होंगे। कि यार मेरे बच्चों ने इसको कुछ भी नहीं कर सके, कोई चीज़ भी क्रिएट नहीं कर सके और अब ये बिक के वहाँ भी वो भी सोसाइटी बन जाएगी। देखे अलमिया कितना बड़ा सो है। इसी तरह अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह राज कपूर साहब का जो स्टूडियो बिका, वो इंडिया बिल में के है, हमारा क्या ताल्लुक वास्ता है। मैं उस वक़्त भी उदास हो गया था। मैंने कहा यार राज कपूर साहब ने किस मेहनत से ओ, कितनी बिल्कुल। उससे बनाया और लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली ये थी कि उनके बच्चे ही फ़ौत हो गए, ऋषि ऋषि कपूर साहब, चंपू सारे। कपूर, ये सारे बेचारे फ़ौत हो गए। तो बस यही होता है फिर बनाने वाला जो है वो अगर अपना हुनर आप ना दें, जिस तरह सर, मैं एक इसकी मिसाल दूंगा। हिकमत बहुत बड़ी थी पाकिस्तान में, और अब आपको मुश्किल से कोई हकीम मिलते हैं। एक बहुत बड़ा नाम था, पता नहीं आपने शायद सुना हो कि हकीम नईर वासी। एक रोड है जो उनके नाम पे अभी भी, हकीम नईर वासी रोड। उनकी हिकमत का जो मैंने सुना है, उनका पोता मेरे साथ डॉक्टरी में पढ़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ। तो एक दफा हम पढ़ रहे थे, तो उनका जो संदूक खोला, तो उसके अंदर रजिस्टर ही रजिस्टर थे, और उसके अंदर फार्मूलाज ही फार्मूलाज थे। और वो जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक 60s एंड 70s, उस जमाने में वो एक्स देख के बात करते थे, जबकि हकीम और वो डॉक्टर्स को रेफर करते थे। और वो उस जमाने में उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ, मैं अब पढ़ता हूँ, मैंने उस रजिस्टर थोड़े से पढ़े, जो उस जमाने में 60s 70s में अब वो इंट्रोड्यूस हो रही है अस्थमा में। हुँ। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इसलिए हुआ कि उन्होंने भी अपना हुनर आगे ट्रांसफर नहीं किया। बस यही है ना ठीक हम है, बस हम ग्रैब करके उस चीज को बैठ जाए कि हमने नहीं, मतलब भी कोई और ना हमारे से आगे निकल जाए, एंड देन इंसान को तो एक दिन जाना ही है। और सब कुछ यहीं रह जाना। एग्जैक्टली। तो किसी को सिखा के किसी को डेवलप करके आगे की तरफ चलाएँ। और उसमें आपका नाम भी अल्लाह मियाँ हमेशा ऊपर पर लेके जाता रहता है है, वो नीचे नहीं यादगार आता। रह जाता है, यादगार बन हाँ, जाता है। इसमें बहुत कम मैं समझता हूँ, बहुत कम हमारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में आगे ट्रांसफर किया। आप देखें हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी। अगर मैं बात करूं वहीद मुराद साहब की, ओहो! वो सोचिए दौर आप, था सर। 70s का वो जो दौर था, दौर वी वर गोइंग नेक टू नेक विद इंडियन इंडस्ट्री। कोई हम शक नहीं। कम नहीं थे। कुछ गाने हमारे जो कॉपी किए जाते थे, हुँ। और हम आज कहाँ पहुंच गए। और सर उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा हाथ है इस इंडस्ट्री को अभी भी आपने अपने कंधों पे नहीं, नहीं सर बस उठाया हुआ है। आप सच अ ग्रेट कोशिश एक्टर। कोशिश
सच ए ग्रेट एक्टर के अभी आपको बॉर्डर पार भी आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है। अल्लाह का शुक्र है। आप गए मेरा ख्याल है आप नहीं, वहाँ अभी नहीं गया मैं बस, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग जब मिलते हैं तो वो बड़े, जैसे बैंकॉक के एयरपोर्ट पे इंडियन लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं, दुबई के एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं, और सर हमारे माशरे में बगाड़ बहुत पैदा हुआ है। तो जानी बात है। इसका आप क्या समझते हैं? इसका क्या हल होना चाहिए? कैसे इसको टैकल करना चाहिए? हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, राय रात से। हम मुसलमान एक भटक कौम से है। गए। नहीं, उसकी डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं रखेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तो फिर तो बिगाड़ की तरफ ही जाएंगे ना वो लोग। बिल्कुल ऐसे। जब फर्ज करें कि जी हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें एक आदमी को जॉब दे दी गई है, वो अरबों रुपए लेके भाग गया पाकिस्तान से, ऐसे ही तो बिल्कुल। उसकी जगह पे एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसने वो सारा कुछ हासिल किया होता है, अगर उसको लगा दिया जाए तो वो डेफिनेटली अपने इदारे की तरक्की के लिए काम करेगा, लूटने के लिए काम नहीं करेगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहते। ऐसे ही। जब आप देना ही नहीं चाह रहे तो फिर बिगाड़ तो पैदा होगा ना, माशरा तजलील की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। सर आपकी हमारे बच्चों के लिए आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपने बताया कि मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं। तो इस मुतालिक ज़रा थोड़ा-सा प्लीज़ इलैबोरेट करें कि ताकि बच्चे भी इस तरह की ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे चलें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में सबसे पहले आपके अंदर जब शऊर आता है तो उस शऊर का फायदा भी उठाएं। उस शऊर के तहत आप सोचें कि आप कौन सी फील्ड में किस जगह पे आप अपने आप को सूटेबल समझते हैं, उसके लिए स्ट्रगल जरूर करें। और ये सोच के करें कि कोई चीज भी आपको घर बैठ के नहीं मिलेगी। आप जब तक उसके लिए तगोदो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उस तरह से सोचेंगे नहीं, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। घबरा के बैठ जाना, चूंकि देखिए सारे लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग होंगे जो आपको एक्सेप्ट करके आपको आगे की तरफ ले थपथपी जाने की देंगे कोशिश आगे वो। हाँ, वो 100 में से एक होगा। अल्लाह करे आप सबको 100 में से वो एक जरूर मिल जाए जो आपको थपथपी दे और आप आगे की तरफ बढ़े। नेगेटिव जब आप सोचेंगे, आप बर्बादी हासिल करेंगे। और वाह! ये जो झूठे नारे हैं कि बड़ा दुख होता है जब आप एक बिरयानी की प्लेट पे अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं, 2 से 3 हजार 4 हजार 5 हजार लेके आप उसकी बेवकूफाना बातें किसी की भी सुन रहे होते हैं, अपना वो वक्त आप जाया करते हैं चंद टुकड़ों के लिए। अगर वही टाइम टाइम अगर आप बेहतर काम करके कमा लें, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप एक मुफ्त बर बन के किसी के लिए नारे मार के, किसी के लिए डंडे क्या खा के, बात कर दी आपने। आपको ये फायदा कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। बिल्कुल, बेशक, बेशक सर। और सर आजकल जो घरों की बजाय हॉस्टल्स बन रहे हैं, ये भी एक उसी तरफ डिज़ास्टर का हिस्सा है। सर, मैं ते हमेशा एक ही गल कहना, सॉरी पंजाबी में ज्यादा बोलना नहीं, नहीं उर्दू प्लीज़, मैं आज अब थोड़ी-सी कन्वर्सेशन पंजाबी मैनू भी सर पंजाबी पसंद है और साडी ज़ुबान भी पंजाबी है। पंजाबी ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੌਸਟਲਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ वो अज़ाब हमें नज़र भी आ रहे हैं। अब हमें नजर आ रहे हैं। तो आप अगर वो सिर्फ पैसा कमाने की सोच के साथ ये सारी बेवकूफ़ी करेंगे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह है कि हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क जो है ज़र्री मुल्क है, मिसाल पंजाब ज़र्री मुल्क है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई पंजाब में घर है, आपने फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। वो उसका जो हब्स का मौसम है, उसकी गर्मी का मौसम है, चंगा भला आदमी सड़ जाता है, तुसी ओह! बिल्कुल। जहला फ्लैट बनाने शुरू करते हैं। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਖ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ दरिया पे सोसाइटी बन गई। भाई क्यों इजाजत दे रहे हो सोसाइटियों की? इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी आप चाहिए। दरिया को जगह दे, खुला रहने दे, दरिया आएगा जाएगा, तंग नहीं करेगा। आपने सोसाइटियां बना दी, घर बना दिए। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि किसी भी नुक्कड़ ते कोई सोसाइटी खुलती, कोई ना कोई गरीब जाके उत्ते 2 मरले 2.5 मरले 4 मरले का प्लॉट लैके घर बना लेंदा, बाद च पानी आंदे तो रोकदे हुंदे ने। थोड़ा जिहा सोचो यार,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼रूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग भी सर इसी तरफ हमारे एक लीडर ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया था, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हाँ ठीक है, बट दरख्त लगाने शुरू किए एंड आई थिंक इट वाज ग्रेट वर्क। लेकिन वो दरख्त कहाँ गए? नहीं वो उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, उसने नहीं लगाया ना, झूठ था, उसकी बिल्कुल ऐसी है। झूठ था। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चूंकि आपने दरख्त काटना शुरू किए तो ये सारे अजाब आ गए, बारिश और ये सारी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक तस्वीर देखी जापान की कि जनाब दरिया है और उन्होंने उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई है, उस दीवार के अंदर हजारों दरख्त उगा दिए। वाह। कौम को डेवलप करने वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही सर। अपने अपने मौसमी हालात को डेवलप करने वाली बात है। हम वो सोचते नहीं, हम वो करते ही नहीं। ये मैं आपको सर थोड़ी सी बताता हूँ कि अगर हम इधर ये अपने कैनाल पे नहर की ऊपर जल्लों की तरफ जाए ना, तो जल्लो जब पहले हम कहीं जाते थे अपने बचपन में, तो जल्लो जाते हुए बड़ी हरियाली नजर आती थी और बहुत ज्यादा खेत थे। और अगर आप उधर जाएं, अब आपको बॉर्डर तक कोई खेत नहीं नजर आएगा, सारी सोसाइटीज बन गई। यही तो मैं रो रहा हूँ सर, हमारा हुस्न ज़रात है, हमारा हुस्न YBG है, आप उठा कर उसमें सोसाइटियां खड़ी कर रहे हैं। मैं यही तो रो रहा हूँ कि यार क्यों बनवा रहे हो सोसाइटियां, इसकी हमारे मुल्क में जरूरत ही नहीं है भाई, बंद करो ये सोसाइटियां। बिल्कुल और फिर गंदे नालों पे आपने घर बना दिए, सोसाइटियां बना दी हैं, उधर नहीं, जाओ वो- तो नालों से कहा नाक बीमारियां सर, हाँ? हर किस्म की बीमारी, एस्थमा, ठीक चीज है, वहां से उसके बाद जब सीजन बदलता है डेंगू, मलेरिया, ठीक है, अब बच्चों की सेहतें खराब हो रही हैं। सो बहुत बड़ा अलमिया है ये, इस पे भी प्लीज हमें सोचना चाहिए, हमें काम करना चाहिए और इस तरह की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए हाई ऑफिशियल्स को। बिल्कुल ठीक है, ਹੁਣ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਚ ਆਉਂਦੇ क्या आओ जी। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪੋਡਕਾਸਟ ਔਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਫੀ ਹੁਸਨਪਰਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਸਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਪਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? मैं डरता हूँ। अच्छा सर, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, नहीं बस ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ। हाँ बस ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, ये मेरा दिल है लड़की, ये मेरा दिल है लड़की, ये मेरा दिल है लड़की, बहाना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, बिछड़ने वाले तुझको, बिछड़ने वाले तुझको, वाह, बिछड़ने वाले तुझको, बहाना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। वाह जी वाह सर, थैंक यू। आपने तो इतना खूबसूरत, मेरा तो ख्याल है आपको किसी ड्रामा में ओएसटी देना चाहिए। दे देंगे, अब दे देंगे और ये आप देख लीजिएगा, जरूर होगा। इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਰਵਾਂ? जिस तरह तुम्हारा दिल करता कर लो। अच्छा सर, आपने इतने कॉमेडी रोल किए हैं, इतने सीरियस रोल किए हैं, इतने विलन के रोल किए हैं, सो वर्सटाइल। आप मुझे बताइए इतना ज्यादा वर्सटाइल कैसे होते हैं? सर इसकी वजह ये है कि मैं चूंकि अपना ताल्लुक अपने जैसे आम लोगों से नहीं तोड़ता, कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट रहता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ,
कोई मेरे से तस्वीर खिंचवाना चाहता है, मैं बिल्कुल खिंचवाता हूँ। वाह उसमें ये होता है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर, ऐसे गेटअप्स, ऐसी टोन्स मिल जाती हैं जिनको मैं अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिट कर लेता हूँ। फिर वो जहाँ-जहाँ होता है मैं देखता हूँ कि यार अच्छा हाँ, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। तो इस तरह से मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा मतलब आप खुद ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्व करेक्टर्स को। करके कंसीव करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर जब मेरे पास रोल आता है तो फिर मैं, अब मिसाल है मुझे कहा जाए कि जी मैं आपका रोल करूँ, तो अब मैं आपसे मिल चुका हूँ। हाँ जी। तो जब एक रोल आएगा मैं कहूँगा यार ये तो उनकी तरह मुझे ये सब कुछ करना है। तो वो फिर मैं आप बनूँगा, मैं नैयर इजाज़ को साइड पे कर दूँगा, मैं आप बन जाऊँगा। अच्छा तो अच्छा वो बन के फिर मैं काम करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर कुछ कॉमेडी का हमें बताएंगे का कॉमेडी कैसे मतलब कोई करेक्टर भी हमें बताएं अपना अच्छा जो मेरे आपको। मैं हमेशा कैरेक्टराइज़ेशन करता हूँ। मैं एक तरह का कैरेक्टर होता नहीं, मैं किसी भी कैरेक्टर को बनाता हूँ कि जी इसमें क्या-क्या चीज़ें डाली जाएँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें लोगों को अपील करेंगी। तो उस तरह वो डालता हूँ। जैसे मैंने वो किया था, एक फ़िल्म थी मेहरून साहब वी लव यू। उसमें था कि जी मैंने उसका पूरा गेटअप बनाया था लेडीज़ वाला, अच्छा और वो गेटअप वाइज़ लेडीज़ है, लेकिन वो बात जो करता है, उसको जब गुस्सा आता है तो उसके अंदर औरत आ जाती है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल बात कर रहा होता है। तो उसका एक मैनरिज़्म मैंने बनाया था, लका 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 लका। तो उसमें वो मैं फिर वो बात करता हूँ कि वो अब देख, अगर ज़िंदगी में तूने मेरे साथ चलना है तो फिर मेरे काम तुझे करने पड़ेंगे। अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। इस वाह तरह कुछ वेरिएशन है मैं वाह करता वाह रहूँ। वाह वाह। अच्छा चूँकि मैं जुगता-मुगता नहीं मारदा, हाँ जी हाँ जी। ते इस वास्ते मैं ज़रा तो मेरी कैरेक्टराइज़ेशन बिल्कुल अलग हुंदी। हुणे मैं ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਲੋਗ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲੋਗ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ अच्छा ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा 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 खुद ਤੁਸੀਂ डिजाइन भी ਹਾਂ करते हो ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਟੋਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। अच्छा 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 सर एक एक गाना है साडा बड़ा पुराना कभी मैं सोचता हूँ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਗਨ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, वाह, फिर मैं सोचता हूँ क्यों क्यों ना ना चुप रहूं। वाह, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, वाह, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये ये होती है अपना कह वाह सकूं, वाह वाह इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ। क्यों ना चुप रहूं। वाह 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 सर। अच्छा सर आपकी वंस अगेन मैं बड़ी मेहरबानी नहीं नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਆਏ शर्मिंदा, मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सर, मशहूर हाँ थैंक यू। मेरे ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ नहीं 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 नहीं, ਠੀਕ ਹੈ। तारी बड़ी मेहरबानी। ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੀ हाँ जी ਕਿ दियो, ਅਸੀਂ पेन दियो। एक सिग्नेचर अपने और अगर कोई कमेंट करना चाहो। हम्म। गोल्डन नहीं जान, चलो थैंक यू जी। सर पहली गल तो यही है कि ਇਹੋ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जी भगवान पर का आलम अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे। आमीन आमीन। बहुत बड़ा काम किया काम उन्होंने। किया है। तो उनके ये दोनों साहबजादे भी उतने ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग नेकी का काम करते हैं उनके साथ नेकी ही हो तो अच्छी बात होती है। थैंक यू सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा मजा। बड़ी मेहरबानी एंड दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज टेक केयर। Unbreakable.